गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन आप सजेस्ट करें मुझे, जिसके माध्यम से हम लोग आपस में बातचीत करें। कभी भी किसी दरमियान यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो पढ़ाई से रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज करें और मैं उसका जो जवाब आपको इंस्टेंट दे दूँ। और किसी प्रकार की ओपिनियन अगर आप शेयर करना चाहते तो उसके बारे में। और व्हाट्सअप क्या है ना कि सिक्योर नहीं है, उसमें क्या होता है तमाम लोगों के नंबर आ जाएंगे और उसके बाद तमाम तरह की समस्याएं होंगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सजेशन है तो बताइएगा। और एक टेलीग्राम आप ही लोगों के मतलब ओपिनियन से सजेशन से हमने इसे चलाया है। एक सत्येंद्र करके थे जिनके माध्यम से हमने ये चलाया था। तो उस पर आप जाकर जीएस स्टडी 94 के नाम से आप उसे सब्सक्राइब करें। उसके बाद तमाम वीडियो के लिंक मैं उस पर शेयर करता हूँ, तो आप लोग सजेस्ट ज़रूर करिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो कल के एडिटोरियल पे जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी थी बहुत ही उम्दा थी। मतलब पढ़ के ही लगा कि मतलब ये लोग देश के और भविष्य के अच्छे प्रशासक बन सकते हैं या फिर अच्छे लोग बनेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों को शेयर किया था। और मैं देख रहा हूँ जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उनके अंदर क्या इस तरह के विचार नहीं आते हैं क्या? यदि आपके पास जो नॉलेज है, जो गुण है, उसे आप शेयर करिए। कभी किसी से मत डरिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। जो भी आता है आप कहिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और धीरे धीरे आपके अंदर जब आप विचार विमर्श करेंगी, चीज़ों को लिखेंगी, आत्ममंथन करेंगी ना, तो 1-2 हफ्ते के अंदर देखिए आपकी भाषा शैली कितनी बढ़िया हो जाएगी। तो आप शर्माया मत करिए। लड़कियां शर्माती हैं इसलिए पीछे रह जाती हैं, शर्माया मत करिए। ठीक है। लड़के इस समय टॉप में चल रहे हैं। ओके। यदि आपको किसी बात का बुरा लगे तो अपना भाई या कुछ भी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं नई कार्य संस्कृति की चुनौतियाँ। तो इस पे विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है, विश्व समूचा देश है, वहाँ पर तमाम तरह के कह सकते हैं संशोधन किया जा रहा है कि अब कार्य प्रणाली कैसे। कुछ लोग कह रहे हैं घर से बैठ के करेंगे, कुछ लोग यहाँ से करेंगे। विद्यालय भी ज़्यादातर ऑनलाइन संचालित होने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे जमावड़ा होगा, भीड़ जमा होगी, वहाँ पे संक्रमण बढ़ सकता है। और WHO के द्वारा जिस तरह से कह दिया गया, हो सकता है भविष्य में भी इसके रिगार्डिंग वैक्सीन न बनाया जाएगा। वैक्सीन बनेगा भी तो 5 से 10-20 साल भी लग सकता है। इस वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। जितने भी प्रिकॉशंस किए जा रहे हैं, जितना भी फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, उसे मेंटेन करिए, अन्यथा आपके माध्यम से आपका देश खतरे में पड़ सकता है। और इस समय दोस्तों ने जाति और अब तो कम से कम समझ जाओ, जाति और धर्म से रिलेटेड जो राजनीतियाँ की जा रही हैं उस पे ना करें। आप लोग सब इंसान हैं, सब इंसानियत को आप प्रिविलेज दीजिए। हिंदू मुसलमान ये राजनीति मत करिए। ठीक है। मुसलमानों में कुछ ऐसे मुसलमान हैं ना जो देश के लिए गर्व की बात है और जिन पे देश प्राउड फील करता है। और कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिस पे हमें वाकई हम दुखी होते हैं। हमारे हिंदुओं में देखिए कुछ ऐसे हिंदू हैं जो बहुत अच्छा काम किए। कुछ सतपाल, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, कुछ लोग क्या है, अरे क्या नाम है जो मूवीज़ बनाता था बंदा, हाँ बता रहे हैं आपको, 1 मिनट, वेट वेट वेट। उनका नाम था राम रहीम। वो 1-2 मूवीज़ भी निकाले हैं। और एक हैं आसाराम बापू। मतलब ऐसे जो संत थे हिंदुओं में, उन्होंने किस प्रकार से देश को, देश की संस्कृति को, हिंदू धर्म को कलंकित किया। इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी प्राथमिकता कि आप अपने मित्रों, अपने सहयोगियों का चुनाव किस आधार पर करेंगे। अब चलते हैं आगे। कई आपदाओं को इसके लिए याद रखा जाता है कि उनकी मौजूदगी के दौर में, उनके खत्म होने के बाद दुनिया वैसी नहीं रह पाती है। भैया बरसों तक कोरोना को याद किया जाएगा, जो कोरोना काल चल रहा है। जैसे कि वह अरसे से थी, यह कायदा कोविड-19 की मौजूद परिदृश्य में साकार होते हुए दिख रहा है। खासतौर से कामकाजी दुनिया पर कोरोना संकट का जो ऐतिहासिक असर हुआ है वह अभूतपूर्व है। इस महामारी ने पूरे विश्व की कार्य संस्कृति में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। धीरे धीरे जब दुनिया में इसका खात्मा होगा तो बहुत कुछ ऐसे होगा जिसे संपन्न कराने के लिए किसी कार्यस्थल पर जाने की बजाय घर बैठे कोई प्रबंध जैसे कि ऑनलाइन कराना होगा। हालांकि भारत जैसे देशों की समस्या यह रही कि यहाँ घर से काम करने की अवधारणा को साकार करने की कोशिशें न्यून और कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रही हैं, जबकि दुनिया की बदलती ज़रूरतों के मुताबिक ऐसे उपायों पर सतत अमल की सख्त ज़रूरत पैदा हो चुकी है। तो हमारे यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से शहरों में बहुत ऐसे लोग हैं जो
वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर से ही सारे कार्य करते हैं। और इस समय तो और तेज़ी से बढ़ गई है। तमाम तरह के जो बैंक के कर्मी हैं या फिर कहें बड़े बड़े मतलब कंपनियों के कारोबारों के कर्मचारी थे, वो अब क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से घर से ही कार्य कर रहे हैं। अभी क्या जो रूरल एरियाज़ में है दोस्तों, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, नेट से लेके है, लाइट से लेके है, और जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हैं उसकी असुविधा की वजह से अभी ये रूरल एरियाज़ में और ख़ासकर भारत जैसे देश में इसकी कमी है। पर धीरे धीरे अब सरकार को इस पे प्राथमिकता देनी चाहिए कि इस चीज़ को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तमाम तरह के योजना के माध्यम से इसे संचालित किया जाए, बेहतर बनाया जाए, जिससे भविष्य में जो कहा जा रहा है वर्क फ्रॉम होम उसको मेंटेन किया जाए। घर को दफ्तर में बदलने की ज़रूरत रूपी अवधारणा की चर्चा पूरी दुनिया में बीते कई दशकों से हो रही है। दावा है कि दफ्तर के बजाय घर से काम करने का मूल सुझाव एक अमेरिकी प्रबंधक डेम स्टीफन सर्ली की तरफ से आया था। बीती सदी में 1960 के दशक में उन्होंने यह विचार कंपनी के सामने रखा था। यदि आधुनिक तकनीकी की मदद ली जाए तो कई दफ्तरी काम ऐसे हैं जिन्हें कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं। इसके बाद के 6 दशकों में तो इंटरनेट और टेली नेटवर्किंग जैसी तकनीकी तो मीलों आगे निकल आई हैं, जिनमें आईटी और बीपीओ उद्योग के बहुत से काम घर से ही कराए जा रहे हैं। इधर विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूल तक की ऑनलाइन कक्षाओं ने भी इस बहस को आगे बढ़ाया कि यदि पढ़ाई और परीक्षा के प्रबंध कॉलेज और स्कूल आए बगैर हो सकते हैं तो कई अन्य ज़रूरी कार्यों को भी घर से ही संपन्न क्यों नहीं कराया जा सकता। यह बहस हवाई नहीं है, बल्कि औद्योगिक संगठन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पिछले महीने देश की 3,500 कंपनियों के प्रबंधकों से बातचीत कर जो रिपोर्ट तैयार की है उसका निष्कर्ष यह है कि पूर्णबंदी के बाद कंपनियां अपने दफ्तरों की रूपरेखा में बदलाव करने की तैयारी में लग गई हैं। अब देखिए, कोरोना की वजह से दोस्तों तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, चाहे विद्यालय इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब इसे प्रायोरिटी दे रही हैं, प्राथमिकता दे रही हैं कि इसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर भी ऑनलाइन सेमिनार अटेंड किया जा रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए। मानव इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब पूर्णबंदी के बावजूद कुछ चीज़ों को छोड़कर दुनिया का ज़्यादातर कारोबार बदस्तूर चलता रहा है। लोगों को राशन पानी मिल रहा है, दवाओं समेत कई अनिवार्य चीज़ों की सप्लाई यथावत है, अखबार तक छप रहे हैं, और शिक्षा परीक्षा में तारीखों में बदलाव को छोड़कर मोटे तौर पर से ज़्यादा रुकावटें नहीं आई हैं। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेष कमेटी ने मानव संसाधन मंत्रालय तक यह सिफारिश कर डाली है कि कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में 25% शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए कराया जाए। तो दोस्तों, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया राय ज़रूर दीजिएगा। जब आप ऑनलाइन शिक्षा लेंगे तो मान लीजिए यदि आप क्लासरूम में बैठ के कोई चीज़ पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो हो सकता है कि आप उतने कॉन्शियस ना हो उस समय, या आपको किसी प्रकार की मानसिक उलझन हो, या फिर आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत आ गई जिस वजह से आपका जो क्लास मिस हो गया। उसके बाद बड़े बड़े विश्वविद्यालय में दोबारा उस चीज़ को उस लगन उस मेहनत से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। पर दोस्तों, यदि इसे ऑनलाइन इसकी व्यवस्था की जाती है तो सदियों तक आप उस चीज़ को 1000 बार लाखों बार रिवाइंड करके पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये बेटर है कि या फिर वो बेटर है? तो दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा बहुत बेटर है। आप अपने माध्यम से भी इस चीज़ के बारे में कहिएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी जाए, पर हाँ दोस्तों, ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाएं कि जब शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाए तो वहाँ पे पूरा रिकॉर्डिंग हो उसका वीडियो, कि जो बच्चे मान लीजिए किसी असुविधा के कारण अगर क्लास में उपस्थित नहीं हो पाएँ तो वो जो है कि उसके माध्यम से चीज़ों को सही तरीके से सीख सकें। इस नीति के तहत कॉलेजों में 75% पढ़ाई कक्षाओं में होगी, जबकि पढ़ाई का फीसदी हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों के जरिए पूरा किया जाएगा। पढ़ाई नहीं, इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कई तरह के ऐप ने तक यह मुमकिन कर दिखाया कि फिल्मकारों से लेकर आम लोग भी घर बैठे कई छोटी मोटी फिल्म बना लें और उसे दुनिया में पहुंचा दें। दुनिया चलाने के ऑनलाइन प्रबंधों का कितना ज़्यादा फ़ायदा हमारी पृथ्वी और प्रकृति को हो सकता है, यह बात पूर्णबंदी अवधि में स्वच्छ हुए पर्यावरण और जीवों को मिली आज़ादी के रूप में दिख रहा है। पर्यावरण को हुए इन फायदों की सूरत पूर्णबंदी खत्म होते पहले जैसी हो जाएगी, यह अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। लेकिन इस मोड़ पर आकर यदि घर से काम करने के कई अन्य लोगों पर गौर किया जाए और इन पर अमल किया जाए तो हो सकता है कि संसार की एक नई शक्ल हमारे सामने आ सके। घर को दफ्तर में बदलने की ज़रूरत असल में अब इसलिए भी ज़्यादा है कि ज़्यादातर शहरों में घरों से दफ्तरों की दूरियां बढ़ रही हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने अपने जो काम है उसको प्राइवेसी में लेकर जा रहे हैं, लोगों से एकांत बना रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग को और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को टेलीग्राम से जुड़ने में कोई किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की असुविधा महसूस हो रही है, दिख रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि मैं उसका और कहीं जगहों पर शेयर कर सकता हूँ, यदि आपको असुविधा हो रही तभी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं भी आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, आप लोगों को देखना चाहता हूँ, अच्छे से जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ कि आप लोग कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं। एक फीलिंग बन जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने बता दिया है कि मैं यहाँ से रिलेटेड हूँ, हरियाणा से हूँ, मेरठ से हूँ, बिहार के यहाँ से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा होता है। गोरखपुर से हूँ, महसूस बहुत अच्छा होता है। एक जानते हैं इमोशनली बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, एक रिश्ता हो जाता है। भले मैं आप लोगों को देखा नहीं हूँ, महसूस होता है कि अच्छा वो पंकुजा मतलब पूजा, मस्ट करके नितिन कुमार हैं, नीतीश कुमार हैं, उनको मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। नागर एकेडमी के नाम से भी पता चलता है। हाँ, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सर मैं बच्चों को ट्यूशन भी कराता हूँ, तो एक अलग सा ना इमोशनली बॉन्डिंग जब होता है ना, चीज़ों को और मज़ा आता है समझने और पढ़ाने में। कामकाजी आबादी को दफ्तर पहुंचने के लिए बढ़ती दूरियों के अलावा यातायात जाम और परिवहन के बढ़ते खर्चों को भी वहन करना पड़ता है। इन लेखक का नाम बताया था कि नहीं, अभिषेक कुमार सिंह है। इसी तरह व्यावसायिक इलाकों में ज़मीनें और दफ्तरों का किराया काफ़ी महंगा है, जिसे चुकाना कंपनियों को भारी पड़ता है। दफ्तरों को जगमगाए रखने और वातानुकूल की व्यवस्था करने में बिजली का बेतहा खर्च करने और अन्य तरह के दबाव पैदा करता है। यह बदलाव कितना असरदार हो सकता है, इस बारे में कुछ साल पहले अमेरिकी नागरिकों पर किए गए एक सर्वेक्षण में टेक्सास विश्वविद्यालय और रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया था कि वर्ष 2003 के मुकाबले में 2012 में अमेरिकी नागरिकों ने औसतन 7.8 दिन ज़्यादा घर पर काम करते हुए बताएं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अमेरिका में बिजली की मांग वर्ष 2012 में 1700 खरब यूनिट बीटीसी ब्रिटिश थर्मल यूनिट की कमी आई। यह अमेरिका की कुल सालाना बिजली खपत का 1.8% सोचिए कितना बड़ा मुनाफा है। और दूसरी चीज़, जो लोग दफ्तर गाड़ियों से जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं, बसों से जाती हैं, इतनी भीड़ भाड़ रहती है, उसी भीड़ भाड़ की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, एक्सीडेंट होता है, उसमें भी तो कमी आएंगी। इसके बजाय अगर लोग काम करने के लिए दफ्तर जाते हैं तो अपनी यात्रा कार बस, देखिए वही लिखा है, में बिजली और जीवाश्म ईंधन की खपत बढ़ती है, जिसका असर ग्लोबल वार्मिंग आदि रूपों में पृथ्वी की सेहत पर पड़ता है। घर से काम करने की अवधारणा को लेकर कुछ बुनियादी सवाल भी हैं, जैसे कि यह क्या घर से काम की नीति कर्मचारी की तरक्की पर नकारात्मक असर तो नहीं डालती। साथ ही आशंका यह भी है कि सिर्फ किसी आपदा के समय में ऑनलाइन कामकाज के आधे अधूरे प्रबंध कहीं हालत बिगाड़ने वाले तो साबित नहीं होंगे। ये सवाल बेमानी नहीं है। ज़्यादातर प्रबंधकों को यह लगता है कि घर बैठा कर्मचारी दफ्तर से ज़्यादा घर के काम ही निपटाता है। ऐसे कर्मचारियों को प्रबंधक योग्य होने के बावजूद तरक्की देना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें कम वेतन वृद्धि देते हैं। लेकिन इससे बड़ी समस्या सिर्फ फौरी तौर पर कामकाज को ऑनलाइन कर देने के तात्कालिक प्रबंधों से पैदा होती है। ज़्यादातर भारतीय घरों को इस तरह डिज़ाइन नहीं किया गया कि कोई अवसर पड़ने पर घर के किसी कोने को वास्तविक दफ्तर में तब्दील किया जा सके और वहाँ से आसानी से कामकाज संपन्न कराया जा सके। ऐसी स्थितियाँ पैदा होने पर लोग या तो अपने बेडरूम या बैठक पर के सोफे पर ही बैठकर कोई काम करते या ऑनलाइन कक्षाएं लेते नजर आते हैं। सही तो है यार, हमें आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है, ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या, थोड़ी सी चीज़ों को सावधानी बरतनी है और बस। समस्या का दूसरा छोर इंटरनेट की गति से जुड़ा है। पूर्णबंदी होने पर जैसे ही कामकाज का बोझ इंटरनेट पर पड़ा, मालूम हुआ कि देश की इंटरनेट की गति मंद पड़ गई। सबसे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति ऑनलाइन शिक्षण के कामकाज में देखने को मिली, जहां शिक्षक अपनी रॉ में पढ़ाते चले गए, लेकिन छात्रों की शिकायतें रहीं कि खराब नेटवर्क के चलते उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। तो ये समस्याएं हैं दोस्तों, इसमें सरकार को तमाम तरह की प्राथमिकता दे के इसे मजबूत बनाना पड़ेगा। तमाम जगहों पर नेटवर्क की सुविधा, इसके लिए टावर बनाने पड़ेंगे। निश्चय ही वक्त आ चुका है कि घर से काम करने की इस अवधारणा को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए और इसे स्वीकार किया जाए कि कई तरह के कामकाज घर को दफ्तर बनाते हुए संपन्न हो सकते हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि कभी कभार आधे अधूरे प्रबंधों के साथ घर को दफ्तर में तब्दील करने की मजबूरी सिर्फ उसी क्षेत्र के कामकाज के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि पूरे देश और उसकी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर उतार सकती है। तो आप लोग हो सके तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो ऑनलाइन शिक्षा पर बल दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है जो इसके रिगार्डिंग बेस है, तो आप कहाँ तक सोचते हैं, आपको क्या लगता है, सही है? तो सही तो ज़रूर बताएं। नमस्कार।